हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? सिविक्स। सब्जेक्ट क्या है? चैप्टर 1 में सिर्फ और सिर्फ क्या था? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर का क्या नाम है? सत्ता में साझेदारी की। तुम लोग को बताए थे सत्ता मतलब क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर या तो और क्या बोल सकते हैं? अथॉरिटी। पावर या तो अथॉरिटी। तो सत्ता क्या होता है? ये तो इसका इंग्लिश में बोल दिया, अथॉरिटी बोल दिए। सत्ता होता क्या है? सत्ता किनके हाथों में होती है? और सरकार के हाथों में मिलती है सत्ता को क्या बोलते हैं? पावर या तो क्या बोलते हैं? तो सरकार को ये पावर कहां से मिल रहा है? लोगों के द्वारा। किनके द्वारा मिल रहा है? लोगों के द्वारा। और लोग अपना जो ये पावर दे रहे हैं सरकार को, वो कहां से दे रहे हैं? कैसे? किसके जरिए दे रहे हैं? वोट। जो भी 18+ है वो सारे वोट देने के लिए सक्षम है कि नहीं है? उनको संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? तो लोग अपने वोट के जरिए किसको चुनते हैं? सरकार को क्या मिल जाती है? और उसी पावर को क्या बोलते हैं? सत्ता। समझ में आ गया? ये बताए भी थे। सत्ता के बाद क्या है अगला? साझेदारी। सत्ता के बाद क्या है? साझेदारी का मतलब दूसरा पार्टनरशिप। दूसरा क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? पार्टनरशिप को बोले तो और क्या हो जाएगा? हिस्सेदारी। एक और होता है ना हिस्सेदारी। या तो कह सकते हैं साझेदारी का मतलब बंटवारा भी। और क्या कह सकते हैं इसको? बंटवारा। और एक वर्ड और था इंग्लिश में, क्या था? इंग्लिश में एक और वर्ड क्या था? शेयरिंग। क्या था? ये चारों का सेम मीनिंग है कि अलग अलग है? साझेदारी बोले तो पार्टनरशिप, हिस्सेदारी, या तो बंटवारा या तो शेयरिंग। किसमें पार्टनरशिप, किसमें हिस्सेदारी, किसमें? सत्ता में। बेल्जियम का कहानी तुम लोग को याद है? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन किस आधार पे था? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन किस आधार पे था? भाषा। बेल्जियम नाम का एक देश है कि नहीं है? बेल्जियम नाम का एक देश है जो कि कहां पे है? यूरोप में। वहां पे कौन कौन लोग हैं? कौन कौन भाषा वाले लोग थे? डच और फ्रेंच। अब सुनो, डच भाषी और फ्रेंच भाषी। और जो 1% बचा खुचा है वो कौन सा थे? सॉरी हाँ, जर्मन। कौन सा था वो? जर्मन। अच्छा बताना, डच भाषा बोलने वाले परसेंटेज कितना था? 59%। कितना परसेंट था? फ्रेंच भाषा बोलने वाले परसेंटेज 40%। कितना बच गया? और 1% कौन था? क्या इन लोग में भाषा के आधार पर टकराव था कि नहीं? इन लोगों का में भाषा के आधार पर टकराव था ना आपस में? इन लोग टकराव को कम कैसे किया? तो सुनो, बेल्जियम के संविधान को 4 बार संशोधित किया गया। बेल्जियम के संविधान को कितने बार संशोधित किया गया? 4 बार संशोधित करने के बाद क्या हर एक भाषाई समूह को, सुनो, भाषा के आधार पे जो समूह है उसको क्या बोलेंगे? भाषाई समूह। भाषाई। तो ये सारे के सारे भाषाई समूह को सरकार में बराबर हिस्सेदारी दिया गया कि कम बेसी? बराबर दिया गया कि नहीं? उसके बाद इन लोगों का आपसी टकराव खत्म हो गया। तो ये था बेल्जियम का कहानी कि भाषा के आधार पर सब लोग बटे हुए थे कि नहीं बटे हुए थे? बेल्जियम का कहानी समझ में आ गया? तो बेल्जियम में भाषा के आधार पर टकराव था कि नहीं टकराव था? सबको क्या चाहिए था? सत्ता। सबको क्या चाहिए था? सरकार में बराबर का हिस्सेदारी चाहिए था कि नहीं? तो बेल्जियम का संविधान को कितने बार संशोधित किया गया? 4 बार बेल्जियम के संविधान को संशोधित करके, और जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे सबको बराबर का हिस्सेदारी दिया गया। किसमें बराबर की हिस्सेदारी? सत्ता में। तो क्या इन लोग का आपसी टकराव कम हुआ कि नहीं हुआ? तो सत्ता में हिस्सेदारी क्या इंश्योर करता है? ये पक्का करता है कि लोग आपस में टकराएंगे नहीं। तो अच्छा सुनो, सामाजिक विभाजन किस किस आधार पे है? भाषा, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र। ये सारे सुनो, ये सारे सामाजिक विभाजन का आधार है कि नहीं? इन सारे आधार पे लोग आपस में टक्कर खाते हैं कि नहीं? बताओ, श्रीलंका का कहानी याद है? श्रीलंका में किस किस आधार पे लोग बटे हुए थे? भाषा एवं मैक्सिमम आबादी। वहां का क्या बोलते थे? श्रीलंका में मैक्सिमम आबादी क्या बोलते थे? सिंगली कितना परसेंट? और तमिल वाले कितना थे? तमिल वाले 18। उसमें से 5% कौन था? इंडियन।
5% इंडियन तमिल था, कौन था? और जो 13% था वो कौन तमिल था? मूल तमिल या तो श्रीलंका के तमिल। और जो बच गया 8% वो कौन था? ईसाई। अरे जो ईसाई धर्म के भी लोग थे कि नहीं थे? ईसाई धर्म के लोग कितने परसेंट थे बताओ? वहां पे सबसे अधिक जो डोमिनेट करने वाला जो भाषाई समूह था वो कौन था? सिंगली भाषा सरकार में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह इनका बोलबाला था कि नहीं? क्या दूसरे भाषा वाले को उतना वो जगह देते थे? चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे जॉब का क्षेत्र हो, तो क्या हुआ? इन लोग में आपस में टकराव हुआ कि नहीं हुआ? और वो टकराव लास्ट में कहां तक लेके चला गया? गृह युद्ध। कहां लेके चला गया इसको? गृह युद्ध। और ये कहां की कहानी है? कहां की कहानी है? श्रीलंका। तो बताओ, सत्ता में ये तमिल वाले को और ईसाई वाले को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिला, तो आपस में टकरा गया कि नहीं टकरा गया? टकरा गया तो क्या हो गया? आपस में लड़ने लग गया कि नहीं? उसी को क्या बोलते हैं? गृह युद्ध। सबको क्लियर है? ठीक है। सत्ता में साझेदारी, हिस्सेदारी। और जब सबको सत्ता में साझेदारी मिल गया, हिस्सेदारी मिल गया, तो आपसी टकराव कम गया कि नहीं? टकराव कम गया। सरकार भी स्थिर रहेगा। अरे सरकार बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगा? जब आपस में टकराव ही नहीं होगा तो सरकार बार बार चेंज क्यों होगा? सरकार चेंज होगा क्या बार बार? नहीं होगा। तो सत्ता में साझेदारी। लास्ट क्या बच गया? कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। अब देखते हैं ये कार्य प्रणाली क्या है। कार्य प्रणाली मतलब क्या बताए थे? अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? सिस्टम। ठीक है ना? तो कार्य प्रणाली, किसकी कार्य प्रणाली? सत्ता में साझेदारी की। मतलब कि जो सत्ता में जो बंटवारा है, सत्ता में बंटवारा, उसकी कार्य प्रणाली क्या है? सिस्टम क्या है? तरीका क्या है? इसका क्या है? तरीका क्या है? सत्ता का बंटवारा का क्या क्या तरीका है? हम लोग अभी इसके आगे पढ़ेंगे। क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज और, अरे शक्तियों का वितरण का एक क्षैतिज रूप होता है कि नहीं? और दूसरा कौन सा रूप? ऊर्ध्वाधर। अब देखते हैं सत्ता में साझेदारी की उसका परिभाषा देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ये बता चुके थे कि नहीं बता चुके थे? सत्ता में साझेदारी वह लोकतांत्रिक व्यवस्था। अच्छा सुनो, सत्ता में साझेदारी सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में मिलेगा कि गैर लोकतांत्रिक? गैर लोकतांत्रिक एक एग्जांपल दो। जैसे पाकिस्तान तो बहुत बड़ा वाला हो गया, और कोई उसके अलावे? उस हाथ चीन भी हो गया, गैर लोकतांत्रिक माना जाता है। और अमेरिका कहां से लग गया तुमको रे? गैर लोकतांत्रिक। अमेरिका नहीं होगा। और बोलो, अमेरिका लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा। कैसा होगा? हाँ, नॉर्थ कोरिया हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। नॉर्थ कोरिया कैसा हो जाएगा? और जो गैर लोकतांत्रिक का उदाहरण, म्यांमार। म्यांमार में कौन शासन है अभी? सुनो इधर, तुम लोग को शासन वाला जो बताए थे, एक तानाशाही बताए थे, राजशाही बताए थे, तो ये सब के सब गैर लोकतांत्रिक है कि लोकतांत्रिक है? और लोकतांत्रिक है जहां पे सरकार नियमों से चुने जाते हैं, चुनाव आयोग चुनाव करवाती है, लोग वोट करते हैं, उसको बोलेंगे लोकतांत्रिक। ठीक है? तो बताओ, सत्ता में साझेदारी कहां मिलेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही ना। अब चाइना में कोई पहुंच गया, बोलेगा हमको सत्ता में साझेदारी चाहिए, मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा? वो नाम क्या है? वहां पे सैनिक जो शासन है, मेनली सैनिक शासन है, दिखाता नहीं है, वो सिर्फ सिविलियन शासन सिर्फ दिखाने के लिए है। बाकी अंदर से किसका शासन है वहां पे? सैनिक का। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें देश की शासन शक्ति, देश की शासन शक्ति मतलब देश को चलाने की शक्ति और अधिकार। और क्या? अधिकार। क्या किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में है कि अलग अलग? सत्ता में साझेदारी क्या है? एक लोकतांत्रिक क्या है? व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें की शासन शक्ति, किसकी शासन शक्ति? देश चलाने की शासन की शक्ति। और क्या? अधिकार। किसी एक व्यक्ति समूह के हाथ में होती है या अलग अलग व्यक्तियों और समूहों के हाथ में? अलग अलग व्यक्तियों और समूहों के हाथ में। जैसे एग्जाम्पल देखो, ना होकर के, मतलब किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित ना होकर के, जब किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में केंद्रित नहीं है तो कहां केंद्रित है? समाज के विभिन्न वर्ग, समाज के विभिन्न। और वर्ग बोले तो वर्ग कोई क्या बोलते हैं? समूह। वर्ग कोई क्या बोलते हैं? समूह किन किन आधार पे होता है? भाषाई समूह होते हैं कि नहीं होते हैं? धार्मिक समूह होते हैं कि नहीं होते हैं? जात के आधार पर समूह बैठा हुआ है कि नहीं है? लिंग के आधार पर समूह है कि नहीं है? तो क्या हर एक समूह, हर एक वर्ग के लोगों के पास सत्ता में साझेदारी है या किसी एक के पास? हर एक के पास है कि नहीं है? अब उसके आगे देखते हैं।
और ये तो हो गया विभिन्न समूह। अगला क्या है? विभिन्न स्तर के कौन कौन सरकार है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पहला क्या हो गया? केंद्र के बाद कौन आएगा और राज्य के बाद कौन आएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद कौन आएगा? स्थानीय। क्या केंद्र सरकार स्थानीय सरकार के लिए कानून बनाएगा? केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, केंद्र सरकार क्या करेगा? पूरे देश के लिए कानून किसके लिए बनाएगा? ये पूरे देश के लिए। और राज्य सरकार राज्य के लिए। स्थानीय सरकार मतलब कि लोकल, जो तुम्हारा देखो नगर निगम है, नगर परिषद है, वार्ड है, पंचायत है, ये सब में जो कानून बनाने के लिए है वो कौन है वो? तो इसमें भी हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। स्थानीय सरकार बताया था तुम लोग को, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ये हो गया। अब ये तो हो गया विभिन्न स्तरों। अब विभिन्न अंग सरकार के कौन कौन से हैं? सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? पहला क्या हो गया? विधायिका। दूसरा क्या हो गया? कार्यपालिका। और तीसरा क्या हो गया? अगला स्लाइड में पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला क्या हो गया? विधायिका। पहला क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? तो पहला हो गया विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, तीसरा क्या हो गया? न्यायपालिका। अब देखो इतना सबको समझ में आ गया था। आगे अब क्या लिखा है देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सुनो, सारे समूहों को, सारे स्तर के सरकारों को, सारे सरकार के अंगों को ये सत्ता में साझेदारी क्यों चाहिए? अरे अभी बेल्जियम का एग्जांपल नहीं दिया था तुम लोगों को? क्या हुआ था वहां पे? क्या हुआ था? आपस में टकराव था। किस आधार पे? सारे भाषा के लोग को अगर शक्ति मिल जाए तो क्या वो आपस में टकराएगा क्या? तो सारे भाषा के लोग को जब बराबर का जो प्रतिनिधित्व मिल गया सरकार में, तो सारे आपसी टकराव कम गए कि नहीं कम गए? तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? आवश्यक है मतलब क्या हो गया? जरूरी है। आवश्यक मतलब क्या? अरे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ठीक है। सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। अब वो कारण एक एक करके देखते हैं। पहला, जस्ट अभी बेल्जियम का एग्जांपल दिया तुम लोगों को, उसमें क्या बताए थे? ये हम लोग को क्या करता है? आपसी टकराव को कम करने के लिए। अरे आपसी टकराव कमता है कि नहीं कमता है? जब सत्ता में सारे समूह, सारे सरकार के अंग, सुनो क्या हुआ? जगह नहीं मिल रहा है। अब तुम लोग को क्या हो गया? तो ठीक है, देखो आगे देखो। आपसी टकराव को क्या करने के लिए? आपसी टकराव को कम करने के लिए। और आपसी टकराव कम कैसे होंगे? तो विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे कि भाषाई समूह, जैसे कि धार्मिक समूह, इन सारे के बीच जो मतभेद होगा उसको सुलझाने के लिए क्या जरूरी है सत्ता का? अरे धार्मिक समूह, भाषाई समूह के बीच का जो मतभेद है, मतभेद मतलब मत में भेद होना। मत में क्या होना? मतलब उसका कुछ अलग सोच है, दूसरे का कुछ अलग सोच है, उसमें जब अंतर आएगा उसी को क्या बोलते हैं? उसको मतभेद। और जब आपस में मतभेद रहेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या सरकार स्थिर रह पाएगा? बार बार सरकार चेंज होगा कि नहीं होगा? और तो क्या वो देश सही से तरक्की कर पाएगा आर्थिक रूप से? नहीं। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपसी टकराव को क्या करता है? आपसी टकराव को कम करता है। और आपसी टकराव होता किन के बीच है? विभिन्न सामाजिक समूह, जैसे कि तो पहला हो गया भाषाई समूह, दूसरा क्या हो गया? और भी अलग अलग तरह के सामाजिक समूह होते हैं, उनके बीच के मतभेदों को क्या करने के लिए क्या जरूरी है? सत्ता का साझेदारी का मतलब क्या होता है? बंटवारा। एक और क्या बोलते हैं उसको? शेयरिंग बोलते हैं, हिस्सेदारी बोलते हैं, या क्या और बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? राजनीतिक स्थिरता। सुनो,
अगर सुनो, सारे समूहों को, विभिन्न सरकार के सभी स्तरों के पास सही से सब कुछ, सबके पास पावर है, विभिन्न समूहों के पास सबको को पावर अच्छे से मिला हुआ है, सबका प्रतिनिधित्व बराबर है कि नहीं है? क्या जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक क्या होता है? अच्छा, तुम्हारे क्लास में अल्पसंख्यक कौन है, लड़की या लड़का? दोनों। अरे अल्पसंख्यक कौन है? लड़की की संख्या कम है तो उसको क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक। अब बहुसंख्यक कौन हो गया? लड़के हो गए, हम लोग। चलो ठीक है, ठीक है। अरे तो अल्पसंख्यक कौन हो गई? लड़की लोग। क्या सुरेंद्र, क्या यहाँ भारत में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? उन लोग के लिए, जैसे कि एससी हो गया, सुरेंद्र, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, इन लोगों के लिए रिजर्व सीट रहता है कि नहीं रहता है? उसको बोलते हैं आरक्षित सीट। कि किसमें मिलता है आरक्षित सीट? अरे इलेक्शन में आरक्षित सीट नहीं होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसा रहता है कि एक निश्चित जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो चुनाव का जो क्षेत्र है, एक निश्चित क्षेत्र में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ या तो एससी वाले चुनाव लड़ेगा या तो कौन वाले चुनाव लड़ेगा? तो क्या उन लोग के लिए आरक्षित है कि नहीं सीट? है ना रे? तो सीट आरक्षित है, तो वो लोग अल्पसंख्यक है। एससी एसटी वाले क्या है? अल्पसंख्यक। क्या उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला कि नहीं मिला? किसके माध्यम से? आरक्षण के माध्यम से। किसके माध्यम से मिला? आरक्षण। किसके माध्यम से? आरक्षण के माध्यम से। ठीक है, तो क्या किसी भी समूह को पीछे छोड़ा गया है? नहीं छोड़ा गया। तो अगर किसी समूह को पीछे नहीं छोड़ा गया तो सरकार मजबूत बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या कोई भी ये बात बोल के लड़ेगा कि मेरा उसमें सरकार में हिस्सेदारी नहीं है? क्या कोई समूह बोल पाएगा कि मेरा सरकार में पार्टनरशिप नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, कोई पावर में मेरा कोई मतलब क्या बोलते हैं, मेरा रोल ही नहीं है? क्या कोई बोल पाएगा? तो सरकार सबको मिलकर चलाएगा कि कोई एक समूह? सबको। तो उस तरह से राजनीतिक स्थिरता रहेगा। सरकार अगर 5 साल के लिए बनेगी तो लगातार चलता रहेगा। क्या सरकार बीच में गिर जाएगा? क्योंकि लोग आपस में टकराएंगे क्या? नहीं टकराएंगे, क्योंकि सबको क्या मिल गया? हिस्सेदारी। क्या मिल गया सबको? हिस्सेदारी। जब सभी समुदाय बोले तो समूह, सभी सामाजिक समुदाय को सरकार में क्या मिलती है? क्या मिलती है? तो देश राजनीतिक रूप से क्या रहता है? मतलब सरकार अगर 2024 में चुना गया तो कब तक चलेगा? 2029। और कुछ अगर सामाजिक समूह को अगर नहीं जाता उसमें चुन करके, किसी को लगता है किसी का बात नहीं सुना जा रहा, तो वो सरकार गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अब दोबारा चुनाव होगा तो राजनीतिक रूप से अस्थिर रहेंगे हम लोग की स्थिर रहेंगे? अस्थिर। तो सुनो, दूसरा जो कारण है किसका? सत्ता में साझेदारी का दूसरा कारण हो गया राजनीतिक। जब सभी समुदायों को सरकार में हिस्सेदारी मिलती है तो देश राजनीतिक रूप से क्या रहता है? राजनीतिक रूप से अगर स्थिर रहेगा तो आर्थिक रूप से देश आगे बढ़ेगा। अरे अगर राजनीतिक रूप से स्थिर रहेगा तब तो बाहर के लोग निवेश करेंगे ना भारत में। भारत में जब निवेश करेंगे, फैक्ट्री बनेगा, तो यहाँ का मजदूर काम करेगा कि नहीं? पैसा बढ़ेगा कि नहीं? तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर राजनीतिक रूप से स्थिर तो हर रूप से स्थिर। समझ में आ रहा है? और ये किसका कारण है? सत्ता में साझेदारी। देश राजनीतिक रूप से क्या रहती है? और क्या रहती है? और तीसरा कारण है, यह लोकतंत्र की मूल भावना है। अच्छा बताओ, सत्ता में साझेदारी सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलती है कि गैर लोकतांत्रिक में? हम लोग सत्ता में साझेदारी की बात कहां करते हैं? लोकतंत्र में कि गैर लोकतंत्र में? क्या कोई चाइना में जाके बोलेगा? या तो सुनो, अगर जहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था है, तुम लोग ये बात बताए थे क्या एकात्मक वाला? क्या एकात्मक शासन व्यवस्था बताए थे? बताए होंगे, सब भूल गए नहीं? एकात्मक और संघात्मक नहीं बताए थे? तो एकात्मक जहां पे क्या हो, स्तर क्या, कितना मात्र? एक स्तर के सरकार हो। कितने स्तर के हो? एक स्तर के सरकार हो, जहां पे प्रांतीय सरकार का कोई बोलबाला नहीं हो, एक स्तर का सरकार हो। तीन लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक स्तर की सरकार है, सिर्फ केंद्र सरकार, वो भी नाम का सरकार है। उन लोग मतलब कि सारा पावर वो राष्ट्रपति के हाथ में है। तो एकात्मक क्या बोलेंगे उसको? जहां पे एकात्मक शासन प्रणाली है, क्या वहां पे सत्ता में साझेदारी है? क्या वहां पे सत्ता में साझेदारी है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघात्मक, जहां पे सत्ता में साझेदारी होती है। सत्ता में साझेदारी होती है। तो लोकतंत्र का मूल भावना क्या? सत्ता में इसको एक और बोलते हैं लोकतंत्र की आत्मा। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र की किसको? सत्ता में साझेदारी को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र की। सबको क्लियर है?
दोनों के दोनों कारण क्लियर है? आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी के रूप। सत्ता में साझेदारी के किस किस रूप में सत्ता में साझेदारी मिलती है लोगों को? सत्ता में यानी पावर में, सत्ता में यानी पावर में, यानी जो सरकार चला रहा है, ये जो भी पावर में जो सरकार है, तो उसमें जो सत्ता के साझेदार है वो किस किस रूप में है? तो पहला पढ़ते हैं। और ये सुनो, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तुम्हारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का कैसा वितरण? क्षैतिज बोले तो ये वाली रेखा या ये वाली रेखा, है ना। क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इसको और क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई रेखा, ठीक है ना। और एक हो गया ऊर्ध्वाधर। ये क्या हो गया? क्या हो गया वो? ऊर्ध्वाधर। ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा हो गया? ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी है, सीधी रेखा है, ठीक है ना। अब सुनो, सत्ता का कैसा वितरण? क्षैतिज। सत्ता का कैसा वितरण? पहला, सरकार के विभिन्न अंग। यहां पे क्या हो जाएगा? सरकार के विभिन्न, क्या बता चुके हैं कि नहीं? सरकार के विभिन्न अंग। पहला क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? क्या ये कितने में बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? पहला क्या हो गया? विधायिका। दूसरा क्या हो गया? पहला हो गया विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, तीसरा क्या हो गया? न्यायपालिका। तीसरा क्या हो गया? न्यायपालिका। अच्छा बताओ, विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? इसका एग्जाम्पल जल्दी से दो। पहला क्या हो जाएगा? एमएलए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? एमएलए और एमपी। बताओ, कार्यपालिका का एग्जाम्पल, कार्यपालिका का कौन हो जाएगा? बताओ, आईएएस ऑफिसर होगा? क्या बीडीओ साहब होंगे? क्या सीओ साहब होंगे? क्या एसडीओ साहब होंगे? और तुम लोग को कार्यपालिका के दो प्रकार बताए थे, पहला अस्थाई और दूसरा अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई का एग्जांपल दो। जितने भी यहाँ पे आईएएस, बीडीओ, एसपी, डीएसपी, सारे के सारे कौन हो जाएगा? अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कौन हो जाएंगे? अस्थाई कौन हो जाएंगे? जितने भी मंत्री हो गए जो 5 साल के लिए चुने गए, जितने एमपी हो गए, एमएलए हो गए, वो सब के सब अस्थाई कार्यपालिका। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? न्यायपालिका का काम क्या है? अगर दो दोस्त तुम लोग को लड़ गया, जाने दुश्मन बन गया, तो फिर कहां जाना पड़ेगा? फिर कहां जाना पड़ेगा रे? तो फिर वहां पे किसका वो क्या सुलझाएगा? तुम दोनों के बीच का जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अगर न्यायपालिका बोले तो सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन है? फिर कौन सा कोर्ट है? फिर कौन सा कोर्ट है? तो सबसे पहले तुम कहां जाएगा? उसके बाद नहीं हुआ तो कहां जाएगा? फिर नहीं होगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीनों का तीनों किसका निपटारा करती है? किसका निपटारा? अरे किसको सुलझाने काम करती है? विवादों को। और दूसरा है कानून की व्याख्या करना। कानून की, कोई कानून सरकार जो बना दिया वो गलत है या सही है, वो कौन बताएगी? तो कानून का समीक्षा किया जाता है। समीक्षा मतलब होता है रिव्यू। जैसे सुनो, तुम्हारे कॉपी का रिव्यू होता है ना, कि तुम सही लिखा है कि गलत लिखा है, आंसर चेक होता है ना, उसको बोलते हैं रिव्यू करना। सुनो, सुनो, विधायिका जब कानून बना देगी तो न्यायपालिका का अगर कोई चला गया कोर्ट में कि ये कानून गलत है, तो न्यायपालिका उसको देखेगा कि नहीं देखेगा? अगर न्यायपालिका को लग गया, कोर्ट को लग गया कि वो कानून गलत है, तो वो क्या कर दिया जाएगा? वो कानून को रद्द कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब एक और चीज सुनो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक दूसरे तीसरे पे नियंत्रण रखती है। विधायिका कार्यपालिका पे नियंत्रण रखेगी, कार्यपालिका भी किस पे? अरे विधायिका का नियंत्रण किस पे और कार्यपालिका का नियंत्रण किस पे? और न्यायपालिका, ये दोनों पे नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका क्या करती है? विधायिका और न्यायपालिका का काम क्या है? ये देखना कि कार्यपालिका और विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, जितना शक्ति मिला है उतना ही काम कर रहा है कि उससे ज्यादा कर रहा है। ये देखना काम किसका है? किसका है? और साथ साथ में विधायिका का देखने का काम किसको है? कार्यपालिका किसको देखेगी? और इस दोनों को देखने के लिए कौन है? न्यायपालिका। कौन है वो? न्यायपालिका। अच्छा, न्यायपालिका को कौन देखेगा? ये दोनों मिलके। न्यायपालिका को कौन देखेगा?
कि हो सकता है कि न्यायपालिका कुछ गलत कर रही हो, उस पर कंट्रोल करने के लिए कौन यहां मौजूद है? विधायिका। और ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे तीसरे पे सारे लोग नियंत्रण रखता है, कह सकते हैं कि नहीं? तो इस सिस्टम का एक और नाम है, देखो यहां पे, क्योंकि हर अंग एक दूसरे पे क्या रखती है? क्या रखती है? अंकुश बोले तो लगाम, अंकुश बोले तो लगाम, बोले तो और क्या कह सकते हैं? कंट्रोल। और क्या कह सकते हैं? तो ये सारे जितने भी अंग है एक दूसरे तीसरे पे क्या रखती है? ये अंकुश, या तो क्या रखती है? कंट्रोल। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की, नियंत्रण और संतुलन की, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। यहां पे रखती लिखा हुआ था ना। तो इसको क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की। सुनो, अच्छा ये संतुलन वर्ड कहां से आ गया? यहां पे देखो, विधायिका के पास जितना पावर है वो उतना ही पावर यूज करेगी, कार्यपालिका के पास जितना पावर है वो उतना ही पावर यूज करेगी, न्यायपालिका के पास जितना पावर है उतना ही पावर यूज करेगी। कोई भी जितना संविधान से शक्ति मिला है उससे अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इस जो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं नियंत्रण और संतुलन की, नियंत्रण और संतुलन की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड। चलो इसको याद रखो, सुनो, नियंत्रण और संतुलन की किसको बोलते हैं? शक्तियों के क्षैतिज वितरण को कि ऊर्ध्वाधर वितरण को? शक्तियों के क्षैतिज वितरण को और क्या नाम से जानते हैं? नियंत्रण और संतुलन की, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अब इसके आगे देखो, अगला क्या? ये कौन सा वितरण हो गया था? कौन सा वितरण? देखो पहले तुम लोग को मौखिक रूप में बताया, इस चैप्टर में इसको लिखना भी है, रटना भी है, याद भी करना है। पहली बात ये बताओ, समझ में आया? कितने को आ गया? कितने को नहीं आया? हाथ खड़ा करो। कितने को नहीं आया रे? सबको आ गया? क्षैतिज वितरण समझ में आ गया? अब क्या पढ़ेंगे आगे? ऊर्ध्वाधर। कौन सा वितरण पढ़ेंगे? ऊर्ध्वाधर। किसका ऊर्ध्वाधर वितरण? नहीं, सरकार के विभिन्न स्तर का नहीं, शक्तियों का। किसका बोलेंगे? सत्ता का ऊर्ध्वाधर, सत्ता का ऊर्ध्वाधर। देखो, अरे सुनो, ये बताओ कि ये ऊर्ध्वाधर वितरण है कि नहीं है? अरे नहीं है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, ये खड़ी एक रेखा है कि नहीं? तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर, सत्ता का ऊर्ध्वाधर। अरे पीछे क्या कर रहा है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं। सरकार के क्या होते हैं? विभिन्न। सरकार के क्या होते हैं? विभिन्न स्तर। अब देखो यहां पे सरकार के विभिन्न स्तर में पहला स्तर क्या हो गया? दूसरा स्तर कौन हो गया? तीसरा स्तर कौन हो गया? केंद्र। अब ये बताओ कि केंद्र स्तर, केंद्र सरकार जो हो गया वो पूरे देश के लिए हुआ कि नहीं हुआ? अरे पूरे देश के लिए हुआ। और ये क्या पूरे राज्य के लिए हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो है ये लोकल लोगों के लिए हुआ कि नहीं हुआ? स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार पूरे, अरे बोलो, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए, केंद्र सरकार पूरे, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार स्थानीय लोगों के लिए। किसके लिए? स्थानीय लोग। स्थानीय लोग बोले तो सबको अपना अपना मुखिया का नाम याद है? सबको अपने अपने मुखिया का नाम याद है नहीं रहे? तो वो तुम्हारा स्थानीय सरकार हो गया। क्या हो गया? स्थानीय। कौन बात सुन? नरेंद्र गधे। चलो ठीक है, चलो ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सुनो। हाँ ठीक है चलेगा। अरे ठीक है, सुनो 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 सुनो। हाँ ठीक है। सरकार के विभिन्न, ये समझ में आ गया सबको? पहला कौन सा हो गया? दूसरा, तीसरा। किसी को परेशानी, दिक्कत? चलो आगे देखो, एक और लास्ट। अच्छा, सत्ता के साझेदारी विभिन्न समूहों के बीच होती है कि नहीं? अरे सुनो, यहां पे अगर ऐसा कर दिया जाए कि नहीं, लड़की लोग को पूरा एकदम पूरा विशेष अधिकार दिया है और लड़के लोग को नहीं दिया है, क्या होगा? क्या होगा रे? तो क्या अन्याय होगा कि नहीं होगा? तो विभिन्न समूहों के बीच में सत्ता का साझेदारी होना चाहिए या किसी एक के बीच में?
अरे किसी एक के बीच में क्या अलग है, समूह के बीच में। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की क्या होनी चाहिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सुनो, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच किसकी साझेदारी होनी चाहिए। जैसे बेल्जियम में जो भाषाई समूह थे उसके बीच में सत्ता का बंटवारा था कि नहीं। बंटवारा से पहले उन लोगों के बीच में आपसी टकराव था या नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, सब खत्म हो गया। तो अच्छा बताओ, धार्मिक समुदायों के बीच में, धार्मिक समुदायों के बीच में सत्ता का साझेदारी होता है कि नहीं। क्या सत्ता में सिर्फ हिंदू वाले हैं या मुस्लिम वाले भी हैं। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे धर्म वाले सत्ता में एक नहीं है। तो सत्ता में साझेदारी सारे समूहों, सारे धार्मिक समूहों का है कि किसी एक का है। सारे धर्मों। अच्छा, ये सांस्कृतिक समूह, अगला क्या है, सांस्कृतिक समूह। जैसे देखो, अगर कोई ऐसा समूह है, सांस्कृतिक मतलब क्या होता है, जिंदगी जीने का, जिंदगी जीने का तरीका को क्या बोलते हैं, संस्कृति। अलग अलग, जैसे अगर क्या साउथ इंडिया वाले को सत्ता में साझेदारी नहीं है, क्या नॉर्थ ईस्ट वाले, अरुणाचल प्रदेश वाले को नहीं है, क्या कश्मीर वाले को नहीं है। तो सत्ता में साझेदारी हर एक समूहों के लिए एक नहीं है, अरे है ना। तो विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए भी हो गया, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लिए भी हो गया। और बेल्जियम, बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेल्जियम के भाषाई समूह, बेल्जियम के भाषाई समूह। तो सुनो, 3 कारण किसका पढ़ रहे थे, 3 कारण नहीं, रूप पढ़ रहे थे, रूप पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, सत्ता में साझेदारी के। पहले क्या पढ़ लिए, सत्ता का क्षैतिज, सत्ता का क्षैतिज कौन कौन से अंग है उसमें, विधायिका, कार्यपालिका और इसके बाद सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन कौन आ गया था, केंद्र, केंद्र और सत्ता का क्षैतिज। कितने अंग है इसमें, विधायिका। चलो ठीक है, हो गया, 2 मिनट और। कौन है पहला, विधायिका, दूसरा कौन है, फिर कौन है। इसके अगर ये समझ में आ गया, फिर आगे संघवाद पढ़ेंगे। ये जो दोनों क्षैतिज वितरण और जो ऊर्ध्वाधर पढ़े ना, ये हम लोग को काम देगा जब हम लोग पढ़ेंगे संघवाद। जब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो ये सब काम देगा, ठीक है। तब वो क्लियर है। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाना, दूसरा कार्यपालिका कानूनों को लागू और विवादों को सुलझाने के लिए कौन होगा, न्यायपालिका, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, नियंत्रण और संतुलन की, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। और इसके आगे, अच्छा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, जैसे बेल्जियम का कौन समूह था, भाषाई, और क्या था, धार्मिक समूह, और कौन सा था। ये दोनों बेल्जियम के एग्जांपल नहीं है, वैसे दिए हुए हैं। बेल्जियम में सिर्फ किस हजार पे था, सबको क्लियर, यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत